हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का है सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी एएमई का जो एग्ज़ाम नायर द्वारा कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 19 फरवरी 2023। बेसिकली यह एग्ज़ाम जो है तो 70% कोटा के रिस्पेक्ट में कराया गया था। तो प्लीज़ वीडियो पे हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आपकी तरह लाइक नहीं किया जा रहा है तो मेरी सभी से दरख्वास्त है एक बार और कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ, जिससे एक दूसरे की हेल्प कर सकें और अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर उसे शेयर कर सकें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैक्सिमम एलईपी दैट कैन बी इनकैश्ड बाय रेलवे एम्प्लॉय वाइल अवेलिंग पासेस पीटीओस इन द इंटायर करियर। यहाँ पे इंटायर करियर की बात हो रही है, इंटायर सर्विस करियर की बात हो रही है। इस फॉर हाउ मेनी डेज? तो अगर हम बात करें यहाँ पे इनकैशमेंट ऑफ एलईपी की, तो मैक्सिमम एलईपी दैट कैन बी इनकैश्ड इज इक्वल टू 60 डेज। ठीक है। और बेसिकली इसको हम जो है तो 60 दिन का और 10 डेज एट अ टाइम जो है इसको हम कर सकते हैं। ठीक है। और पूरे सर्विस पीरियड में हम इसको 6 टाइम्स कर सकते हैं। तो इस तरह से 6 × 10 इक्वल टू हमारा 60 डेज हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनकैशमेंट की, तो जो भी 60 डेज का इनकैशमेंट करेंगे अपन, तो इस केस में मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बीच में जो है तो यहाँ पे गैप 2 ईयर्स का गैपिंग होना इंपॉर्टेंट है फॉर एल इनकैशमेंट। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो भी एल का कैश इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी योर बेसिक पे प्लस डीए डिवाइड बाई 30, जितना भी आपका करंट अमाउंट है बेसिक पे। ठीक है। ऑन दैट डेट प्लस जो भी डियरनेस अलाउंस है उस टाइम पे एडमिसिबल है वो अपॉन 30 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी दिन का आप एल इन कैश कर रहे हो, सब्जेक्ट टू दैट दैट नॉट बी अ मोर देन 10। ओके। दैट शुड बी अ मैक्सिमम 10 डेज एट वन टाइम। तो इस तरह से सपोज बेसिक पे जो भी है तो जितना भी है करंट में, बेसिक पे प्लस डी ए करेंगे अपॉन 30 कर देंगे मल्टीप्लाई, सपोज 10 डेज का कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, या 9 डेज का कर रहे हैं तो 9 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। इस तरह से जो है तो हम टोटल 60 डेज का एल इन कैश करा सकते हैं पूरे सर्विस पीरियड में। ठीक है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एच और टी ए जो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हैं वो यहाँ पे एडमिसिबल नहीं होंगे। केवल बेसिक पे प्लस डी ए जो भी डियरनेस अलाउंस है उसी के थ्रू जो है तो एल का इनकैशमेंट में आएगा वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग यूज ऑफ जिम इन इंडियन रेलवेज। ओके। तो यहाँ पे इंडियन रेलवेज में जिम की बात करी है। देखो, जिम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस समय पे। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दैट इज़ अ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है। इसको 5 महीने के अंदर क्रिएट किया गया है। ठीक है। बेसिकली इट फैसिलिटेट्स ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज दैट रिक्वायर्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए या पीएसयूज हो गए, तो जो भी इनको प्रोक्योर करना है वो पूरी फैसिलिटीज़ जो है वो जिम के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने डीजीएसएनडी से जेम पर स्विच किया, तो इसका एक इंपॉर्टेंस यह है कि बेसिकली जेम जो है एक डिजिटल ई कॉमर्स पोर्टल है। ठीक है। जो कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको सेल करता है। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात करें यहाँ पे, तो जो भी परचेजिंग होगी जेम की, ठीक है, उसको जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है मैंडेटरी कर दिया है बाय एडिंग अ न्यू रूल ऑफ 149 इन द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017। ठीक है। तो इसी पर आपका यह क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग जेम। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है तो इसको मैंडेटरी कर दिया है कि जितनी भी आप सर्विसेज या गुड्स जो है प्रोक्योर करोगे दैट शुड बी प्रोक्योर ऑलवेज थ्रू जेम। So procurement of common use goods and services through GEM is mandatory for goods and services available on GEM। ठीक है। और इसको यह जो मैंडेटरी हुआ है बाय एडिंग अ न्यू रूल नंबर 149 इन द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017। तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के अंदर हमने रूल नंबर 149 ऐड करके इस सब्जेक्ट को मैंडेटरी कर दिया। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट आर द फॉलोइंग वर्क्स आर इंक्लूडेड इन प्लान हेड 42। ठीक है। तो यहाँ पे 42 के बारे में पूछा जाता है। स्टाफ यूनिटी और स्टाफ क्वार्टर जो है अभी ये कंबाइन होकर प्लान हेड 51 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो प्लान हेड 51 के अंदर ये आएंगे दोनों। एम एंड पी वर्क्स जो होता है वह प्लान हेड 41 के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और प्रोडक्शन यूनिट जो है वह प्लान हेड 42 के अंदर आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये दोनों प्लान हेड 51, ये प्लान हेड 41 और ये प्लान हेड 42। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है, हु इज द पावर टू रीअप्रोप्रिएट फंड्स फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट टू अनदर सब्जेक्ट टू द सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस बाय रेलवे बोर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की बात की जा रही है एक प्राइमरी यूनिट से दूसरे प्राइमरी यूनिट में। तो रीअप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट अ रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो जब भी क्या होता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स अपन करते हैं, मान लो आपने किसी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए आपने कोई फंड असाइन किया हुआ है। ठीक है। और उसमें आपने जब उसको यूज़ करा तो उसमें भी आपको और इन फ्यूचर ऐसा लगता है कि और जो है फंड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि जो दूसरे प्राइमरी यूनिट से हमने फंड को अलोकेट किया हुआ है या असाइन किया हुआ है उससे हम कुछ फंड निकाल के पहले प्राइमरी यूनिट वाले फंड जिसमें हमको ज़रूरत है उसमें हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रीअप्रोप्रिएशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है।
तो इसके साथ भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे वोटेड एक्सपेंडिचर और चार्ज एक्सपेंडिचर के बीच में नहीं होता, ठीक है, या विद इन 2 डिमांड्स जो है तो ये फंड्स जो है आपस में रीअप्रोप्रिएट नहीं होते। तो इस तरह के कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन एक प्राइमरी यूनिट या एक सबहेड से दूसरे सबहेड के बीच में जो है तो इनका एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है। तो इसी पर हमारा क्वेश्चन है, वन प्राइमरी यूनिट से अनदर प्राइमरी यूनिट में जो है इसको ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जनरल मैनेजर, ठीक है, जीएम, ये किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट कवर्ड फॉर फाइनेंशिंग फ्रॉम फंड्स अंडर स्टाफ बेनिफिट फंड। मैंने देखा है अभी जितने भी पेपर हुए हैं तो उनमें स्टाफ बेनिफिट फंड जो है तो काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है एजुकेशन स्कॉलरशिप फॉर हायर टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन फॉरवर्ड्स ऑफ नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट्स, ओके। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वुमेन empowerment activities including summer camps, training programs and gender sensitization camps, scouts and guides activities and organizing public function for inauguration of new facilities in Indian Railway। तो स्टाफ बेनिफिट्स के अंदर बहुत सारी हेड्स हैं, अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो लगभग 15 के अप्रॉक्स हेड हैं, ठीक है। तो 15 के 15 हेड्स को हम डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे बेसिकली 3 हेड्स को इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर पे जो है ऑप्शंस में डिस्कस किया है, और एक जो लास्ट वाला है ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक फंक्शन फॉर इनॉग्रेशन ऑफ न्यू फैसिलिटी इंडियन रेलवे, दिस इज नॉट अ हेड अंडर द स्टाफ बेनिफिट फंड, ओके। सो अगर हम बात करें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि एक जो इंपॉर्टेंट हेड जो है एक्टिविटी बोले अंडर स्टाफ बेनिफिट फंड, उसको ऐड किया गया है, दैट इज प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय का जो मानसिक स्वास्थ्य है और उसको अच्छा रहे, ठीक है, उसकी इसको प्रमोशन को लेके जो है तो स्टाफ बेनिफिट फंड में इसको नया एडिशन दिया गया है, नया हेड दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक फंक्शन, इट इज़ नॉट अ स्टाफ बेनिफिट फंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है व्हेन अ रेलवे एम्प्लॉय इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बट ओनली अ माइनर पेनल्टी इज इम्पोज्ड, दैट मींस SF11 इज इम्पोज्ड अंडर रूल 9, सो द सस्पेंशन पीरियड में बी ट्रीटेड एज व्हाट। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो माइनर पेनल्टी के केस में सस्पेंशन पीरियड में बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग क्राइटेरिया डिफाइन सरप्लस आइटम्स इन इंडियन रेलवे स्टोर्स। तो सरप्लस आइटम्स को किसको हम डिफाइन किसको बोलते हैं, तो बेसिकली द आइटम्स दैट आर नॉट इशूड फॉर पास्ट 24 मंथ आर कॉल्ड सरप्लस आइटम्स, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसमें भी सरप्लस आइटम में भी दो तरह के आइटम होते हैं, दैट इज डेड सरप्लस और मूवेबल सरप्लस। तो डेड सरप्लस के अंदर होता है जो तो ऐसे आइटम्स होते हैं which may have not been issued to any indentor during past 24 months or more and more not likely to be utilized on any railway within next 2 years, ठीक है। जिसको ना तो 24 मंथ से किसी इंडेंटर को इशू किया गया है और अगले 2 साल तक भी इसको इशू करने की या इस पर डिमांड की कोई संभावना नहीं है, दैट इज डेड सरप्लस। और इसके अलावा मूवेबल सरप्लस क्या होता है, तो विच हैज़ नॉट बीन इशू टू एनी इंडेंटर ड्यूरिंग पास्ट 24 मंथ्स बट देयर में बी यूज इन नियर फ्यूचर विद इन 24 मंथ्स, तो इसको हम बोलेंगे मूवेबल सरप्लस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पूछा जा रहा है which are the following is not a forum for discussion between railway management and employees on matters of common concern, okay। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है PNM परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी, JCM जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, PREM पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, ये तीनों ऑप्शन सही है, यहाँ पे बात होती है रेलवे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में। नेक्स्ट है रेलवे कन्वेंशन कमेटी, तो इसका आंसर होगा यही रेलवे कन्वेंशन कमेटी, ठीक है। दिस इज नॉट अ मशीनरी, ठीक है, फॉर डिस्कशन बिटवीन रेलवे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ ऑन द मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न। बेसिकली अगर हम रेलवे कन्वेंशन कमेटी की बात करें तो बेसिकली इसका काम जो था, जब जनरल बजट और हमारा मतलब ये जो हमारा यूनियन बजट है और रेलवे बजट अलग अलग था, तो उस टाइम पे ये क्या करता था, ये बेसिकली इसका काम था कि डिविडेंड को निर्धारित करना, डिविडेंड को लेकर सुझाव देना कि रेलवे कितना डिविडेंड जो है तो जनरल बजट में या भारत सरकार को देगा, ठीक है। सो द रेलवे कन्वेंशन कमेटी रिव्यूज द रेट ऑफ डिविडेंड विच इज पेबल बाय रेलवे अंडरटेकिंग टू जनरल रेवेन्यूज, ठीक है। तो जनरल रेवेन्यूज में कितना परसेंटेज जो है, कितना फंड जो है रेलवेज देगा, ठीक है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन 1949, ठीक है। और इसके मेंबर्स की बात कर लें थोड़ा सा, तो रेलवे कन्वेंशन कमेटी में जो है टोटल 18 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 12 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से और 6 मेंबर्स होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। बोथ आर व्हाट नॉमिनेटेड बाय स्पीकर्स एंड रिस्पेक्टिव चेयरमैन ऑफ द हाउसेस, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारे रेल मंत्री हो गए और वित्त मंत्री हो गए, ठीक है, या रेल राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, ये सब जो है तो इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट और क्लासिफाइड अंडर विच आर द फॉलोइंग डिमांड हेड। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेके है, रेलवेज में जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हम बेसिकली 6 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जिसमें ये ऑपरेशन ग्रुप जो है, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली 3 डिमांड्स हमारे आते हैं, डिमांड नंबर 8, डिमांड नंबर 9 और डिमांड नंबर 10।
ठीक है। तो डिमांड नंबर 8 जो होता है हमारा वह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है ऑन रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट्स। डिमांड नंबर 9 जो होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रैफिक। और डिमांड नंबर 10 जो होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्यूल। ठीक है। तो इस तरह से पहला हम रोलिंग स्टॉक को प्रायोरिटी देते हैं, हमारे जो इंजन हो गए, कोचेज हो गए, वैगन्स हो गए, तो उनके एक्सपेंसेस, उनका रिपेयरमेंट, उनका जितना भी ऑपरेट करने में जो भी है एक्सपेंस होता है। इसके अलावा फिर ट्रैफिक को प्रायोरिटी देते हैं, फिर फ्यूल को। ठीक है। तो 8 9 10 में तो यहाँ पे रोलिंग स्टॉक और इक्विपमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 6 जो है तो बेसिकली ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस को लेके है। तो 6 इज नथिंग बट रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ CNW, दैट इज कैरियज एंड वैगन। ठीक है। और 9 है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रैफिक को लेके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग वेबसाइट्स पोर्टल डील्स विद द पेंशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज? HRMS, आई पास, लिम्स एंड अर्पन। ठीक है। ठीक है। तो इन सभी के फुल फॉर्म की आगे बात कर ले हम। HRMS इज नथिंग बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। आई पास इज इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम। और लिम्स का नाम अभी आप शायद ही बहुत सारे लोगों ने सुना हो। लिम्स इज नथिंग बट अ लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। ठीक है। लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। ठीक है। इट इज़ एन ऑनलाइन मॉनिटरिंग टूल फॉर कोर्ट केसेस। तो जितने भी बेसिकली हमारे कोर्ट केसेस होते हैं जिसको डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स द्वारा मैनेज किया जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है। तो ये सब कोर्ट केसेस जिनकी हियरिंग वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स वगैरह करता है। ठीक है। तो उनको उनकी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए जो है तो एक पोर्टल बनाया गया है जिसको लिम्स पोर्टल बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगला नाम जो है वह पेंशन को लेके है, जिसका आंसर भी है इस क्वेश्चन का। ठीक है। अर्पण। सो अर्पण इज नथिंग बट अ एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ एक्स ग्रेसिया पेमेंट इन केस ऑफ डेथ अकरिंग ड्यू टू एक्सीडेंट्स इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इन इंडियन रेलवेज? ओके। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दैट इज 25 लाख रुपीज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पेनाल्टीज अंडर रूल 6 ऑफ D&AR रूल्स 1966 ऑफ इंडियन रेलवेज? सेंश्योर, कंपल्सरी रिटायरमेंट, विद होल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पास और PTO ऑर्डर और बोथ, सस्पेंशन। ठीक है। तो यहाँ पे सस्पेंशन इज नॉट अ पेनाल्टी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रैंक्स हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन डिस्चार्जिंग फाइनेंशियल पावर इन इंडियन रेलवेज? ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात की जा रही है। ठीक है। जनरल फाइनेंशियल रूल्स, मैंने आपसे अभी बात करी जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 की। ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ पावर। नेक्स्ट है जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स है। ठीक है। तो इन सभी में जो है फाइनेंशियल पावर्स में सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस रखता है। ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे रिव्यू ऑफ सर्विसेज ऑफ ग्रुप ए एंड बी अंडर रूल 1802A IREC वॉल्यूम 2 हु इंटर्ड सर्विस बिफोर 35 ईयर्स ऑफ एज कैन बी डन। ठीक है। आफ्टर अटेनिंग 50 ईयर्स ऑफ एज, आफ्टर अटेनिंग 55 ईयर्स ऑफ एज, आफ्टर अटेनिंग 58 ईयर्स ऑफ एज। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। इस बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट्स पीरियोडिकल रिव्यू को लेके क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ए एंड बी के लिए बात की गई है अंडर रूल 1802A। ठीक है। तो बेसिकली इसको करने के पीछे का करने का जो मेन मकसद है दैट इज़ द जो सिस्टम है हमारा उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको स्ट्रेंथिंग करना एट ऑल द लेवल। ठीक है। तो इसके तहत अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ एज और सर्विस के क्राइटेरियाज जो है तो रखे गए हैं। तो जो इन क्राइटेरियाज को एक बार आप सुन लें प्लीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर ग्रुप ए और बी के अंदर कोई इंसान अगर इंटर करता है उस केस में आफ्टर अटेनिंग द एज 50 ईयर्स जो है तो उसको प्री मैच्योर रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है। मतलब उसको रिटायर कर दिया जाएगा अगर वह 35 ईयर्स से पहले सर्विस में इंटर करता है तो उस केस में उसकी जो रिटायरमेंट एज होगी वो 50 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर 35 के बाद करता है अगर ग्रुप ए एंड बी का कोई एम्प्लॉय तो उस केस में जो है उसका जो रिटायरमेंट एज होगा दैट विल आफ्टर अटेनिंग 55 ईयर्स ऑफ एज ही विल बी रिटायर्ड। और ग्रुप सी के केस में दैट इज आफ्टर अटेनिंग 55 ईयर्स ऑफ एज। और एक और कंडीशन है यहाँ पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है। इफ़ नॉट गवर्न बाय एनी पेंशन रूल्स। ठीक है। तो इस केस में उसको 30 साल का सर्विस अगर जैसे कंप्लीट होता है तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है। ग्रुप डी के केस में भी यही है 30 ईयर्स का जो पेंशनेबल सर्विस है। ठीक है। या नॉन पेंशनेबल सर्विस है तो उस केस में ग्रुप डी को भी रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है। 30 ईयर्स का क्वालिफाइंग सर्विस जो है तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि पूछा गया है इस क्वेश्चन में हु इंटर सर्विस बिफोर 35 ईयर्स ऑफ एज, तो आफ्टर अटेनिंग 50 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। इनको रिटायर कर दिया जाएगा। सो आफ्टर अटेनिंग 50 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डिसीजन है यहाँ पे। ठीक है। यह RBE नंबर 48/2022 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ डिजिट इन अ PL दैट इज अ प्राइस लेजर नंबर ऑफ अ रेलवे स्टोर्स आइटम इंडिकेट्स मेजर ग्रुप, सब ग्रुप, चेक डिजिट। ठीक है। तो फर्स्ट 2 डिजिट जो है वह मेजर ग्रुप को बताता है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जो सब ग्रुप है
ठीक है। तो पीएल नंबर जो है बेसिकली प्राइस लेजर नंबर जिसको बोला जा रहा है, तो यह 8 डिजिट का कोड होता है या नंबर होता है, जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट जो होता है इसको हम चार पार्ट में जो 8 डिजिट है इसको हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट 2 डिजिट है दैट इज पार्ट ए, नेक्स्ट फिर थर्ड एंड फोर्थ डिजिट इज अ पार्ट बी, एंड फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ डिजिट इज अ पार्ट सी, एंड लास्ट डिजिट जो होता है वो चेक डिजिट होता है दैट इज अ पार्ट डी। तो जो पार्ट ए होता है बेसिकली दैट इज द मेन ग्रुप ऑफ स्टोर्स को बताता है। ठीक है। इसके अलावा पार्ट बी की अगर बात करें तो यह सब ग्रुप को बताता है। ठीक है। और इसके अलावा पार्ट सी की अगर बात करें तो ये बेसिकली सीरियल नंबर ऑफ द आइटम होता है दैट प्रेजेंट इन अ सब ग्रुप। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पूछा जा रहा है यहाँ पे तीसरा और चौथा अंक, तो यह किसको बताएगा? सब ग्रुप को बताएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी अकोमुलेटेड टू अ रेलवे एम्प्लॉय इन हिज होल सर्विस। तो अनलिमिटेड है, LHAP के साथ तो अनलिमिटेड कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, पूछा जा रहा है what action has a railway servant holding supervisory post to ensure as per rule 3 of 2 of service conduct rules 1966। ठीक है। तो सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के अंतर्गत यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि रेलवे सर्वेंट जो सुपरवाइजरी पोस्ट को होल्ड करता है तो रूल 3 ऑफ 2 क्या है? ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट टू इंश्योर इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू अ ड्यूटी ऑफ स्टाफ, ठीक है, अंडर हिज कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। उसके अंडर में जो भी स्टाफ वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उनके प्रति जो है सत्यनिष्ठा रखना और कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, पूछा जा रहा है एज पर एक्सटेंट रूल्स व्हाट इज द सीलिंग लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुटी फॉर एन एम्प्लॉय हु हैज़ कंप्लीटेड 33 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने 33 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट कर ली है तो उनके लिए जो रिटायरमेंट ग्रेचुटी है दैट इज नथिंग बट 16.5 मंथ्स ऑफ एमोलूमेंट्स और 20 लाख रुपीज़ विच एवर इज मिनिमम। ठीक है। तो 16.5 मंथ्स का जो एमोलूमेंट्स हो गया या 20 लाख रुपए हो गए, जो भी मिनिमम होगा दैट विल द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रेलवे सर्वेंट हैज़ टू मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी। देखिए यही क्वेश्चन पूछा है और इसी क्वेश्चन को आंसर यहाँ पे देना है हमें। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के अकॉर्डिंग अगर हम जनरल रूल दैट इज रूल नंबर 3 की बात करें यहाँ पे, तो 3 of 1 दैट इज 3 of 1 है दैट इज एवरी रेलवे सर्वेंट सेल एट ऑल टाइम्स 3 of 1 इस क्या है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसके तहत यहाँ पे लिखा है 3 1 of 1 इज नथिंग बट कि प्रत्येक रेलवे सर्वेंट्स को जो है एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन रखना है। ठीक है। मतलब हमेशा सत्यनिष्ठ बने रहना है। 3 1 of 2 क्या है यहाँ पे? 3 1 of 2 इज नथिंग बट एवरी रेलवे सर्वेंट सेल हैव टू मेंटेन और डिवोशन टू ड्यूटी। ठीक है। अपने ड्यूटी के प्रति समर्पण रखना है। और 3 1 of 3 क्या है यहाँ पे? दैट इज डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट। ठीक है। तो कुछ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करना है, ऐसा कोई कुछ भी ऐसा कृत्य नहीं करना है जो कि अनबिकमिंग हो रेलवे सर्वेंट्स के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दैट इज डिवोशन टू ड्यूटी को लेके, तो इसका आंसर होगा 3 1 of 2। ठीक है। 3 1 of 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, आइटम्स बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी हैज द हाईएस्ट वैल्यू इन ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है। तो ए कैटेगरी ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है, ओके, क्या होते हैं? काफ़ी हाई प्राइस वैल्यूज़ के होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, चार्ज एंड बोटेड एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दैट इज अ चार्ज एक्सपेंडिचर, बोटेड एक्सपेंडिचर, स्पेशल एक्सपेंडिचर, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस अगर मैं बात करूँ आपसे चार्ज और बोटेड एक्सपेंडिचर को लेके, तो अगर मैं चार्ज एक्सपेंडिचर की आपसे बात करता हूँ यहाँ पे, तो चार्ज एक्सपेंडिचर, चार्ज का अपने आप में जो चार्ज वर्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है दैट इज टू इम्पोज ऑन। ठीक है। तो बेसिकली यह जो फंड है यह कंसोलिडेट ऑफ फंड ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं अगर, तो बेसिकली इन रियलिटी क्या होता है, द चार्ज एक्सपेंडिचर इज इम्पोज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है। तो यह चार्ज जो है दैट इज इम्पोज ऑन। ठीक है। तो यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर इम्पोज किया गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि हमें इस फंड को निकालने के लिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इस फंड को निकालने के लिए जो है तो पार्लियामेंट के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अ, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो वोटेड एक्सपेंडिचर है यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर जो रेलवेज की बात करें अगर यहाँ पे, तो जो सैलरी अलाउंसेस और पेंशन जो होते हैं जो कैग को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैग ऑफ इंडिया, वो जो जनरली वह चार्ज एक्सपेंडिचर से होते हैं। ठीक है। या एनी अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिग्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट्स। ठीक है। तो ये सब क्या चार्ज एक्सपेंडिचर से आते हैं। ठीक है। और एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एज पर लॉ, दैट इज द चार्ज एक्सपेंडिचर्स। ठीक है। वो वोटेड एक्सपेंडिचर आपको बता दिया कि उसमें पार्लियामेंट्री की अप्रूवल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितना भी पैसा निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड निकाला जाता है। ठीक है। और हर एक डिमांड क्या होती है, पार्लियामेंट में वोटेड होती है, उसके बाद ही उसको, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे वोट करते हैं, उसके बाद ही जो है तो उसके अप्रूवल पर ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसका पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ये एक मिसकंसेप्शन ये ना हो कि चार्ज एक्सपेंडिचर जो है वो एक तरह से कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए भी जो है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं होती, लेकिन चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए भी पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाएगा और वोटेड एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाएगा। इस कॉन्सेप्शन मिसकंसेप्शन को बिल्कुल नहीं पालें। चार्ज एक्सपेंडिचर और वोटेड एक्सपेंडिचर दोनों जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाएंगे। बस ये है कि इसके साथ जो है हमें पार्लियामेंट का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, इसके साथ जो है पार्लियामेंट जो है वोट करेगा और उसके बाद ही इसको निकाला जा सकेगा। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे चार्ज एक्सपेंडिचर। ओके, ठीक है। वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो गया, 30 मिनट का वीडियो हो गया अप्रॉक्सीमेट, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट 4 मिनट देखते हैं, तो आपके लिए 30 मिनट्स बहुत हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, मेरी आपसे यही दरख्वास्त रहती है, हर बार मैं वीडियोस की स्टार्टिंग में आपसे बोलता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लेकिन आपके द्वारा जो है तो मैं देखा है फ्रिक्वेंटली 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा हमारा वीडियोस नहीं देखा जा रहा है। तो प्लीज़ हमें भी मोटिवेट करें वीडियो बनाने के लिए, हमें भी अच्छा लगता है कि हम आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत जो भी है 1% 2% या जो भी 0.5% जितना भी कंट्रीब्यूशन है हम आपके लिए कर रहे हैं, तो हमें भी खुशी होती है। तो प्लीज़ हमारी खुशी को भी बनाए रखें और साथ में अपनी तैयारी को मजबूत रखें, सुदृढ़ रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।